तो गाइस भारत के अंदर दो ट्रेंड्स काफी क्लियरली दिख रहे हैं। सबसे पहले ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो अब एक्टिव फंड से पैसिव फंड्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडेक्स फंड है और जो ईटीएफ है उनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। और दूसरा है कि ज्यादातर निवेशक अब लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। अब इसी के चलते मार्च 2024 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल मिला के 13% हिस्सा ईटीएफ एक्वायर कर चुका है। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो ईटीएफ को लॉन्च हुए सिर्फ 10 से 12 साल ही हुए और ऐसे में 13% हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। अगर आप देखोगे तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है मार्च 2020 के बाद, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 2.5 गुना की ग्रोथ है इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज के अंदर मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। अगर हम लोग ईटीएफ्स को ठीक से देखें तो जो ग्रोथ देखी गई है उसके अंदर ज्यादातर हिस्सा इक्विटी ईटीएफ्स का है। मोटा मोटी 90% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज फ्रॉम इक्विटी ईटीएफ्स, और ये डेटा आपको ये ग्राफ में भी दिख रहा होगा। डेटा से आपको पता लग रहा होगा कि ईटीएफ में निवेश करने का अभी सही समय है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ईटीएफ्स होते क्या है? अब मुझे पता है कि आपको सबको बेसिक मीनिंग तो पता ही होगा कि इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है, और ये थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ईटीएफ में निवेश करने से पहले 3 बातें आपको जरूर से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन 3 बातों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे ईटीएफ्स भी बताऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ईटीएफ्स को हम लोग एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं। अब अगर आप ईटीएफ्स को एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं तो जब हम खरीदेंगे तो बेचने के लिए वहां पर इनफ ऑडियंस यानी कि इनफ बायर्स भी होने चाहिए, और इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है एयूएम। अगर एयूएम कम है तो सेलिंग के वक्त आपको दिक्कत आ सकती है, जिसको हम लोग लिक्विडिटी इशू भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अच्छा खासा एयूएम होना चाहिए ताकि आपको कोई भी लिक्विडिटी इशू ना आए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ ईटीएफ। अब म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, हम लोग उसका एनएवी देख के डिसाइड करते हैं। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, और वो हम कैसे निकालते हैं? जो क्लोजिंग प्राइस होगा ट्रेडिंग डे का उसके अनुसार हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन जो ईटीएफ होता है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए उसको वैसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ईटीएफ्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे आईएनएवी यानी कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। अब इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू आपको देखना है, ईटीएफ का नेट एसेट वैल्यू नहीं देखना है। तो ये जो आईएनएवी में बोल रहा हूं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, ये आपको देखने को मिलेगा एएमसी के वेबसाइट पर। तीसरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू ट्रैकिंग एरर्स इन ईटीएफ। अब ईटीएफ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स, या फिर ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ फॉर द एएमसी, या फिर तीसरा हो सकता है कि रिक्वायरमेंट टू होल्ड सम कैश इन द पोर्टफोलियो टू मैनेज रिडेम्पशन। सो इन केस ऑफ ईटीएफ्स अगर आइडल ट्रैकिंग डिफरेंस 0 है तो बेहतर है। नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू है कोई स्मॉल नेगेटिव नंबर, या फिर अगर कोई लार्ज नेगेटिव वैल्यू है या फिर कोई सम पॉजिटिव वैल्यू है, वहां पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना है या फिर उसे अवॉइड करना है। क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूं, तो अब हम लोग देखेंगे बेस्ट ईटीएफ फॉर लॉन्ग टर्म। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज की इस वीडियो में इक्विटी ईटीएफ्स की बात करूंगा, गोल्ड और डेट ईटीएफ की नहीं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर ईटीएफ्स के अंदर वॉल्यूम आता है वो इक्विटी ईटीएफ से आता है। 85 से 90% जो वॉल्यूम है वो इक्विटी ईटीएफ से आता है। इक्विटी ईटीएफ के अंदर मैं एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ सिलेक्ट करूंगा, 2 स्मार्ट बीटा और एक इंटरनेशनल ईटीएफ सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर सारे जो है आपको ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस देखने को मिल रहे हैं, और इसमें जो हमने सारे ये इंडेक्सेस है इनके ट्रेलिंग रिटर्न्स को प्लॉट किया है। अगर आप पिछले 5 साल या फिर 10 साल के रिटर्न को उठा के देखोगे तो सबसे बेहतर दिख रहा है निफ्टी माइक्रो कैप 250, और उसके बाद जो हमें बेस्ट दिख रहा है वो है निफ्टी मिड कैप 150, और उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप 100। इसी के साथ साथ एक बार थोड़ी सी हम लोग रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं ताकि पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। रोलिंग रिटर्न के अंदर 7 या 10 साल का डेटा अगर आप उठा के देखोगे तो निफ्टी मिड कैप 150 आपको क्लियर विनर दिखाई देगा, और ये डेटा 2005 से है। तो अगर 2005 के बाद का कोई भी 7 साल का पीरियड अगर देखेगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी 150 मिड कैप ने 15% का रिटर्न दिया है। ये जो मिड कैप 150 है ये कम रिस्की है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो मेरा प्रेफरेंस जो रहेगा वो रहेगा निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी 150 के अंदर 5 ईटीएफ है, लेकिन जैसे कि हमने बात करी थी कि ईटीएफ के अंदर आपको 3 पॉइंट बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है, और वो है कि एक ठीक ठाक एयूएम होना चाहिए, ठीक ठाक ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होना चाहिए। तीनों पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए आप जा सकते हो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ के साथ या फिर मिराई असेट निफ्टी मिड कैप 150 के साथ। मेरी पसंद जो रहेगी वो मिराई असेट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है। अब ये तो बात हो गई ब्रॉड मार्केट ईटीएफ की। अब बात करते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ। स्मार्ट बीटा ईटीएफ के अंदर मेरी पसंद है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अब इसके अंदर कौन सा फंड बेस्ट है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन ये इंडेक्स काम कैसे करता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 एक स्मार्ट बीटा फंड है जो कि काम करता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा दूं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि किसी भी स्टॉक का पिछले 3 या 6 महीने का डेटा लिया जाता है और देखा जाता है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है,
और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर कोई स्टॉक पिछले 6 महीने से अच्छी ग्रोथ दे रहा है तो वह आगे आने वाले समय में भी अच्छी ग्रोथ देगा, और कोई अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो वो आगे आने वाले समय में भी खराब परफॉर्म करेगा। होता क्या है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में टॉप 200 स्टॉक्स का लिस्टेड स्टॉक जो है उनका एक बकेट बनाया जाता है, और फिर उसमें से सब स्टॉक्स को एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है बेसिस ऑन देयर प्राइस रिटर्न, और फिर उसके बाद उसमें से 30 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसी पोर्टफोलियो को हर 6 महीने बाद रीबैलेंस किया जाता है। क्या आपको लग रहा हो कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है, तो चलिए इसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और चिंता मत करिए, हम सारे रिस्क पैरामीटर्स को भी देखेंगे। 2005 से आपने इसमें सिर्फ 1000 रुपए निवेश किए होते तो आज के डेट में बन जाते 30,000 रुपए, यानी कि 30 गुना रिटर्न मिलता है आपको 19 सालों में। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 200 इंडेक्स की तुलना में ये कैसा है, चलिए देखिए। 2005 से इस इंडेक्स ने 21% का CAGR दिया है। अब अगर बात करें निफ्टी 50 की तो उसने 14.7% का दिया है, और निफ्टी 200 ने भी इतना ही CAGR दिया है। रिटर्न वाइज अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स काफी बेहतर है निफ्टी 50 इंडेक्स से। हम लोग देखते हैं थोड़े रिस्क पैरामीटर्स को, और इसके लिए हम लोग ये जो डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इससे एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ब्लू वाली लाइन है वो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इस डेटा से हमें दिखाई दे रहा है कि ये रिलेटिवली थोड़ा रिस्की है निफ्टी 50 से और निफ्टी 200 इंडेक्स से। जब भी मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी होगी या फिर सडनली मार्केट गिर जाएगा तो उस समय ये स्टॉक थोड़ा सा ये इंडेक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी तो मोमेंटम के साथ जितना भी इसने अंडर परफॉर्म किया था उस सबको ये रिकवर कर देगा। जो इंडेक्स है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी इंडेक्स, लेकिन अगर आप रिस्क लोगे तो रिटर्न भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। अब इस कैटेगरी के अंदर 4 ETF है, लेकिन उनका AUM इतना अच्छा नहीं है, सो मैं जाऊंगा इंडेक्स फंड के साथ जो कि है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। स्मार्ट बीटा के अंदर जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम करता है मोमेंटम इंडेक्स के साथ। तो जो भी इंडेक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो मोमेंटम इंडेक्स जब भी डाउन होगा तब ये इंडेक्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, और इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फंड है वो बियर और बुल फेजेस में कैसे परफॉर्म करता है। आपके अंदर मैं चाहता हूं कि आप बियर फेजेस के ऊपर फोकस करिए, जो कि था अप्रैल 8 से फरवरी 9 तक का। तो इसके अंदर जो निफ्टी 50 है वो लगभग 59% गिरा था, निफ्टी 100 60% गिरा था, और जो निफ्टी लो वोलेटिलिटी है वो सिर्फ 49% गिरा था। दूसरा बियर फेज था वो सिर्फ एक ही महीने का था। तीसरा बियर फेज देखे तो वो अगस्त 21 से अप्रैल 22 तक का था। उसके अंदर भी निफ्टी लो वोलेटिलिटी सिर्फ 14% गिरा था, जो कि रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स। अब बुल मार्केट में ये कभी निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्म करता है, कभी खराब परफॉर्म करता है, लेकिन बियर मार्केट में ये हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। अब बात करें अगर मोमेंटम इंडेक्स की तो वो जो बियर मार्केट है तब ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी सही रहेगा, क्योंकि एक जब अंडर परफॉर्म करेगा तो दूसरा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप लोग कहोगे कि ऐसा क्या है इस इंडेक्स में कि ये बेयर मार्केट में भी इतने अच्छे रिटर्न्स देता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, निफ्टी 100 स्टॉक्स को ये चूज करता है और फिर वॉलेटिलिटी के हिसाब से उनको स्कोरिंग देता है, फिर उसमें से 30 स्टॉक्स को ये पिक करता है जिनकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा कम है, कि जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है उनको ये चूज करता है, जिससे कि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बहुत ज्यादा कम निकल के आता है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स से। आप लोग कहोगे कि ये लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी से रिटर्न कैसे रहते हैं। इसकी अगर बात करें तो इंडेक्स ने इंसेप्शन से 19% का CAGR दिया है, वहीं पर निफ्टी 100 का अप्रोक्सीमेट है 13.2% का, और निफ्टी 50 का भी उतना ही। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो काफी अच्छे है, और हमने देखा है कि ये जो इंडेक्स है ना मोमेंटम 30 इंडेक्स का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी के अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो एक ETF रहेगी, इंडेक्स फंड नहीं रहेगी, और वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF। तो लास्ट रिकमेंडेशन मेरा रहेगा इंटरनेशनल ETF से जुड़ा हुआ, वो है नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 इंडेक्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पहले 3 ETFs मैंने आपको बताया वो इंडियन मार्केट से थे, तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए ये हमने एक थोड़ा सा US बेस्ड इंडेक्स ऐड किया है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर हमने नैस्डैक 100 का निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 सबके साथ कोरिलेशन प्लॉट किया है, और आप देख सकते हो कि इसका सारे इंडेक्स के साथ काफी कम कोरिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। पर एक और खास बात इस इंडेक्स की मुझे ये लगी कि इसके अंदर आपको डॉलर का भी थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, लाइक डॉलर एप्रिसिएशन का। तो जब भी US डॉलर INR के मुकाबले एप्रिशिएट होता है तो उसका भी मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब वो कैसे होता है चलिए समझा। जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ये नैस्डैक 100 है INR के अंदर, और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो है नैस्डैक 100 इन USD। INR डिप्रिशिएट हो जाए या फिर जो USD है वो एप्रिशिएट हो जाए, आप देख सकते हो कि 2 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो नैस्डैक 100 USD के अंदर 9 गुना बढ़ चुका है 15 सालों में। वहीं पर नैस्डैक INR जो है
वो 18 गुना बढ़ चुका है उसी सेम पीरियड के अंदर। अगर इंडियन इंडेक्स निफ्टी 50 से तुलना करें तो पिछले 15 सालों में नैस्डैक 100 ने 21.4% का सीएजीआर दिया है, वहीं पर निफ्टी 50 ने सिर्फ 12.3% का रिटर्न दिया है। रिस्क पैरामीटर्स के लिए इंडेक्स का डेटा देख लेते हैं। ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो वो निफ्टी 500 इंडेक्स है और जो ब्लू लाइन है वो नैस्डैक 100 आईएनआर इंडेक्स है। तो क्लियर दिख रहा है कि नैस्डैक 100 का ड्रॉडाउन काफी कम है निफ्टी 500। हम जून 21 से जून 23 का डेटा देखें तो नैस्डैक 100 का जो ड्रॉडाउन है वो काफी ज्यादा है निफ्टी 500। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो नैस्डैक 100 का ड्रॉडाउन काफी कम है। जैसे कि आपने देखा कि रिस्क पैरामीटर्स के अंदर भी नैस्डैक 100 आईएनआर काफी कम रिस्की है निफ्टी 500 इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF को कंसीडर कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वो 4 ETF है जो कि आप कंसीडर कर सकते हो अगले 10 से 15 सालों के लिए। अब आप कौन से फंड में पहले से निवेश कर रहे हो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।